हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को हम आधुनिक इतिहास का संपूर्ण रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक वन शॉट वीडियो में आपका पूरा आधुनिक इतिहास रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो आगमन के अनुसार से यहाँ पे क्रम से सजाया गया है। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, जिसको पुर्तगाली बोलते हैं 1498 में। उसके बाद डच आते हैं 1605 ईस्वी में। फिर आता है हमारा ब्रिटिश और अंग्रेज 1608 में। डेनिश, जिसको हम लोग जो डेनमार्क के निवासी थे, वो 1620 में आते हैं। और फ्रांसीसी 1668 में आते हैं। ठीक है। और स्वीडिश हैं, इनका हम लोग को इसका सन ईस्वी यहाँ पे ज्ञात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत आया था तथा सबसे अंत में 1961 में भारत से गया। मतलब पुर्तगाली जो थे भारत में आने वाले सर्वप्रथम थे, सबसे पहले भारत में आए थे। और सबसे अंत में ही पुर्तगाली जाते हैं 1961 में। गोवा को हम लोग 1962 में आज़ाद करा लेते हैं। गोवा को राज्य का दर्जा मिल जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम। ठीक है। तो विदेशी कंपनियों के स्थापना के क्रम यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ये कौन से देश का था? पुर्तगाल का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था? कोचीन में 1503 में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंग्लैंड के थे। 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और भारत में पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया 1613 में। अगला देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हॉलैंड के निवासी थे, या नीदरलैंड, जो वर्तमान में क्या बोलते हैं हम लोग? नीदरलैंड बोलते हैं। 1602 में इसका स्थापना हुआ था। और ये भारत में मछलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक कोठी खोला था, जो 1620 में खोला था। ठीक है। उसके बाद आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क के थे। 1616 में इसका स्थापना होता है। और त्रावणकोर 1620 में ये भारत में अपना व्यापारिक कोठी खोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे आता है फ्रांसीसी, जो फ्रांस के थे। और 1664 में इसका स्थापना हुआ था फ्रांसीसी कंपनी का। और भारत के सूरत में 1668 में पहला व्यापारिक कोठी इन्होंने खोला। फिर आता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1731 में इसका स्थापना हुआ और चीन में अपना केंद्र बनाया। ठीक है। चलिए अब सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगीज के बारे में, पुर्तगाली के बारे में। क्लियर? चलिए तो कह रहे हैं कि प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा मई 1498 में अहमद इबन मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकोट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर आता है सन 1510, जिसमें अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। ये तो हो गया पुर्तगीज वाला। अब पढ़ते हैं हम लोग फ्रांसीसी की कहानी क्या है। तो फ्रांसीसी क्या होता है? कह रहे हैं कि 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपने देश ओरिएंटलेस नाम से जाना गया। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। अगला पॉइंट, 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेरखा लोदी से पोंदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा गया। आगे वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकुट और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ। कितने में? 1760 ईस्वी में।
कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध। इसके बाद आता है अंग्रेज, ठीक है। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अगला पॉइंट देखिए, 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार आगरा पहुँचे। 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को मुंबई दहेज में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बंबई को प्राप्त किया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है प्लासी के युद्ध के बारे में। तो युद्ध की तिथि क्या है? 23 जून 1757। क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। किन के मध्य होता है? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज विजयी हो गए और सिराजुद्दौला हार गए। इसकी विशेषता क्या था? इसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। इस युद्ध के बाद भारत में क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखा गया। उसके बाद फिर होता है बक्सर का युद्ध, ठीक है। युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में। किन के मध्य लड़ा गया? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के तरफ से सेनापति थे हेक्टर मुनरो के मध्य युद्ध लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज विजयी हो गए और इन सब को हार का सामना करना पड़ा। अब इससे क्या हुआ? अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों का वास्तविक सत्ता की स्थापना भारत में कब हुआ था, तो ये बक्सर के युद्ध में हुआ था। बक्सर के युद्ध में भारत पे पूर्ण उन्होंने कब्जा कर लिया। अब देखिए, यहाँ पढ़ना है इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय से हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का 12 अगस्त 1765 में, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था वो शुजाउद्दौला से हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का 16 अगस्त 1765 में। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वार है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर साल, अब समझिए कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही है। जैसे प्रथम कर्नाटक का वार हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, या फिर हम आगे चले तो आंग्ल मराठा वार हो गया। तो यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बिहार दरोगा, ADEO, बिहार CGL और हर एक एग्जाम में यहाँ से, जहाँ से मॉडर्न पूछता है वहाँ से पूछता ही है क्वेश्चन, यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। तो एक बार इस सबको हम लोग देख लेते हैं। समझिए, यहाँ से कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 48 ईस्वी के मध्य होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध होता है ये, ठीक है। यह युद्ध जो होता है कौन से संधि से खत्म होता है? तो एक्सला शापेल की संधि से, जो 1748 में होता उससे ये खत्म होता है, ठीक है। और यह युद्ध जो होता है अनिर्णित होता है, अनिर्णायक युद्ध होता है, इसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। द्वितीय कर्नाटक वार कब होता है? तो द्वितीय कर्नाटक वार होता है 1749 से 54 के मध्य में होता है द्वितीय कर्नाटक वार। कर्नाटक, इसका मुख्य कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध होता है ये, ठीक है। ये खत्म होता है पांडिचेरी के संधि से 1755 ईस्वी में। अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे। परिणाम क्या निकलता है? इस युद्ध में अंग्रेज जो थे ये मजबूत स्थिति में दिखे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में होता है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध एवं उपनिवेशिक कारण, मतलब यह युद्ध का जो प्रमुख कारण था ये था सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण। पेरिस के संधि से ये खत्म होता है 1763 में पेरिस का संधि होता है, जिससे ये तृतीय कर्नाटक वार खत्म होता है। इसमें फ्रांस की पराजय होता है। क्लियर है? चलिए
अब हम लोग पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ से अब पिछला बार दरोगा में देखिएगा तो पूछा था कि कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन फंसता ही है, आता ही है। तो देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। मैसूर के शासक थे हैदर अली और बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेरलेस्ट। ठीक है, इनके मध्य हुआ था ये युद्ध, प्रथम आंग्ल। ये युद्ध मद्रास के संधि से 1769 में मद्रास के संधि से ये खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में चला। मैसूर के शासक थे हैदर अली और ये वारेन हेस्टिंग्स के साथ ये युद्ध लड़ा गया। मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा ये खत्म हुआ। अब देखिए इस युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ था, कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में। ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच होता है। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में ये खत्म होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य होता है। मैसूर की गद्दी पर अडायर वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय में बाप का मृत्यु हो गया और इसमें बेटा का मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए अगला युद्ध पढ़ते हैं हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 के बीच में। यह युद्ध खत्म होता है सलाबाई के संधि के द्वारा। सलाबाई की संधि कब होता है? 1782 में। परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुए। माधव राव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। अगला द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी में होता है। ये युद्ध जो होता है इसमें देवगढ़ी की संधि अंग्रेजों एवं भोसले के मध्य होता है 1803 में। सुरजी अर्जन गांव की संधि होता है अंग्रेजों एवं सिंधिया के मध्य में। और राजपूत घाट की संधि लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देख लीजिए। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है इसमें पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मद्रास की संधि के द्वारा खत्म होता है। ये 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। इसका परिणाम क्या हुआ? समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया और पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया या संपूर्ण ब्रिटिश सत्ता जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया? तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अब देखिए हम लोग आंग्ल सिख युद्ध के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के मध्य होता है। यह दिलीप सिंह के सेनापति थे लाल सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह के वजीर थे लाल सिंह और सेनापति थे तेज सिंह। ठीक है, और अंग्रेज उसमें गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग, इनके बीच होता है। यह युद्ध लाहौर के संधि के द्वारा खत्म होता है। परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। ठीक है, आगे देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में होता है। यहाँ पे हमारे जो सिख सरदार थे या सिख शासक बोल सकते हैं उस समय के, ये दिलीप सिंह थे और लॉर्ड डलहौजी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें अमृतसर की संधि होती है। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया जाता है। मतलब आपसे पूछ सकता है किस आंग्ल सिख युद्ध में कोहिनूर हीरा जो है ये अंग्रेजों के पास चला गया? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम उसी गवर्नर जनरल को लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए
सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पहले ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंगस से स्टार्ट करते हैं। इनका शासनकाल था 1773 से 1785 ईस्वी के बीच, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ इनके शासनकाल में। घेरे की नीति, जिसको हम लोग रिंग्स ऑफ फेंस की नीति बोलते हैं, वॉरेन हेस्टिंगस के समय में आया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई इनके शासनकाल में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सलाबाई की संधि होती है इनके शासनकाल में। और भारत में न्यायिक सेवा का जनक, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत में न्यायिक सेवा के जनक कौन है, तो कौन है, वॉरेन हेस्टिंगस। चलिए अगला हम देखते हैं गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरल। तो अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेकर 1793 ईस्वी। इनके शासनकाल में कौन कौन से घटना होता है देखते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ। अस्थाई बंदोबस्त, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। 1793 ईस्वी में शुरुआत होता है। 5 अक्टूबर 1805 में कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं पर इसका कब्र है। तो पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिसकी भारत में कब्र है, तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का जनक या पुलिस सेवा का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगले हम लोग गवर्नर जनरल को देखते हैं। तो हमारे हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 में। इनके शासनकाल में कौन कौन से घटना हुआ, तो सहायक संधि 1798 में। सहायक संधि हैदराबाद से हुआ था 1798, 1800 में। मैसूर के साथ हुआ 1799 ईस्वी, तंजौर से 1799 में, अवध से 1801 में, पेशवा से 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इनके शासनकाल में 1799 ईस्वी में, एवं बेसिन की संधि होता है 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होता है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड हेस्टिंगस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से लेकर 1823। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बाद हस्तक्षेप की नीति आता है। 1818 ईस्वी में पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 ईस्वी में। बम्बई एवं मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया 1820 में। और अवध एवं भारत उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है। ये लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में ये सब होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी में। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का खत्म करने वाले थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय भी थे इसमें, उनके सहयोग से। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। आगे देखिए, बेंटिक ने कर्नल सेलिमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं लॉर्ड एलेनबरो, ठीक है। लॉर्ड एलेनबरो में कुछ खास नहीं हुआ था। 1842 से 44 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 के द्वारा हुआ। आगे देखिए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। 1848 से लेकर 1856 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य जो हैं सतारा, 1848 में सतारा का विलय हुआ। जैतपुर संभलपुर का 1849 में हुआ। बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी का
1853 में और नागपुर को 1854 ईस्वी में। अवध 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया था। राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी का था, उसके द्वारा इतने क्षेत्रों को हड़पा गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत में रेलवे सेवा का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी है। 1853 में प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। पर रेल का परिचालन 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरा रेल सेवा शुरू हुआ। भारत में पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना हुआ था। आगे देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में। 1856 से 58 ईस्वी, 1858 से 62। ठीक है, 2 कार्यकाल था, 56 से 58 भी रहे और 1858 से लेकर 62 तक भी रहे। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे? ये हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। लॉर्ड कैनिंग के बाद मतलब लॉर्ड कैनिंग जो थे ये हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुए। मतलब यहाँ से इनके बाद ये गवर्नर जनरल वाला प्रथा को ख़त्म कर दिया गया और वायसराय यहाँ से चालू रहा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है और पूरा भारत का प्रशासन जो है ये महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। डायरेक्ट शासन होता है वहाँ से। ठीक है, वायसराय के रूप में। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कंपनी के शासन का अंत हुआ। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। 1869 से 72 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। 1865 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लॉर्ड लिटन के बारे में। ठीक है, लॉर्ड लिटन 1867 से लेकर 1880 में। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का नियुक्ति हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, पारित हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 ईस्वी में किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की कर दी गई थी। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये स्टार लगाई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, जिसको सज्जन रिपन भी बोला जाता है। लॉर्ड रिपन नियमित जनगणना 1881 में इनके शासनकाल में शुरू हुआ। स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, और इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किए 1882 में। इसलिए रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में पारित हुआ। आगे देखिए अगला पॉइंट, 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक, आगे हम लोग जानते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन के समय एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे देखिए लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग, इनके कार्यकाल में कौन कौन से प्रमुख आयोग हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1900 में अकाल आयोग की स्थापना हुआ था। अध्यक्ष था सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मनक्रीफ। 1901 में ही रेलवे आयोग बना, टॉमस डिबर्टसन के शासनकाल में अध्यक्ष थे उसके। और 1902 में पुलिस आयोग आया जिसके अध्यक्ष थे एंड्रूज फ्रेजर। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे सर टॉमस रैली। ठीक है, चलिए। और 19 जुलाई 1905 में कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। तो 1905 से 1910 ईस्वी तक शासनकाल रहा। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन और लॉर्ड मिंटो ने सुधार के तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक मतदान और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की। अब पढ़ते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। 1910 से 1916 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 23 सितंबर 1922 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। चलिए अगले वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो 1916 से 1921 ईस्वी तक शासनकाल रहा और 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी तक शासनकाल रहा, एकमात्र यहूदी वायसराय। ठीक है, ये बस इसको याद रखना है कि लॉर्ड रीडिंग क्या थे, एकमात्र यहूदी वायसराय थे। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई और 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, लॉर्ड रीडिंग के ही शासनकाल में। अब पढ़ते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। 1926 से 1931 ईस्वी देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टिंग बटलर समिति की नियुक्ति हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में हुआ। अब देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 ईस्वी। पहला प्रांतीय आम चुनाव 36-37 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया, 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसकी निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। ये सब लॉर्ड लिनलिथगो के ही शासनकाल में हुआ। आप पढ़ते हैं लॉर्ड विवेल के बारे में। ठीक है, 1944 से 1947 ईस्वी शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट योजना 1944 ईस्वी की घोषणा। विवेल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, अब पढ़ते 19 लॉर्ड अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 ईस्वी तक। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो 1948 से 1950 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, इतना ही हमारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना था। ठीक है, आगे के जो भी इसमें लेक्चर है उसको आगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।